वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को हम क्या क्या ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, उनकी एडिशन कैसे होती है। तो एडिशन के लिए ऐसे ही हमारे पास एक प्रोसेस का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। तो आज के टॉपिक में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही पढ़ने वाले हैं, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसको स्टडी करने से पहले हमें एक चीज जानने की आवश्यकता है कि जो अगर बात करें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दो तरह की क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट होती है। जब क्या होता है, किसी भी चीज की हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पता होती है लेकिन उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई। लेकिन अगर बात करें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो यही चीज देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। जैसे कि अगर बात करें 100 मीटर, 100 मीटर तो क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब क्या है, वो उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर बात करें 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड नॉर्थ और वट एवर डायरेक्शन इट इज मेंशन्ड, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वो अगर क्या है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होती है तो उस टाइम पर हम उसके लिए यूज करते हैं पॉजिटिव साइन। अगर बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन की तो उस केस में हम यूज करते हैं नेगेटिव साइन। तो ये बात हमें यहां से क्लियर हो गई है। तो इसी चीज को आगे देखते हैं कि सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हमने एक आपको उदाहरण देने की कोशिश की गई है। जब हम कंपेयर करने की बात करें डिफरेंट वेक्टर्स को, तो देखिए ये वेक्टर्स की जब हम बात करें तो दोनों ही क्या है, लगभग लेंथ में सेम दिखाई दे रहे हैं और डायरेक्शन भी इनकी क्या है, सेम है। जैसा कि ये यहां से अपीयर हो रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर बात करें यहां की, इनकी वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन इस तरफ और एक डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर ऐसे ही बात करें इनकी, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अनइक्वल डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होगी, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो ऐसे ही एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिए, टू नॉन पैरेलल वेक्टर। देखो टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है, ये तो बिल्कुल कोई भी केस होता ही नहीं कि ये इक्वल वेक्टर होंगे या नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की इन दी सेम डायरेक्शन, तो देखिए ये बिल्कुल क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स भी बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे, जब इनकी जो वैल्यू है, जो लेंथ है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। लेकिन अगर बात करें उनका मैग्नीट्यूड, उनकी वैल्यू क्या है, सेम, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, तो उस टाइम पर भी हम उनको इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वैल्यू तो सेम है। लेकिन अगर बात करें डायरेक्शन की, जो चीज हमने स्टडी की थी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर ऑपोजिट है तो साइन आ जाएगा नेगेटिव का, अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बात हमें समझ में आ गई है। तो इसी को स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बात और समझने की है यहां पर कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में कब कहलाते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, एक वेक्टर हमने ले लिया ये, इस अगर वेक्टर का नाम दे देते हैं हम, ये वेक्टर क्या है, ए, तो ये इसका क्या है, ये है इसका हेड, और ये जो वेक्टर है ये क्या है, इसका टेल। अब अगर हम बात कर लेते हैं कोई दूसरा, दो वेक्टर इस तरह से ले लेते हैं, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं बी वेक्टर, और एक तीसरा वेक्टर ले लेते हैं सी वेक्टर। तो ये बात हमें यहां से क्लियर होगी। तो यहां पर देखिए, जो ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है, ये दोनों क्या है, एक सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों का ही जो हेड है वो क्या है, एक सेम डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करने लग रहा है। लेकिन अगर बात करें सी वेक्टर की, तो जो सी वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन, जो इसका जो हेड है, वो क्या है, इनसे ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ हेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सी वेक्टर है ये क्या है, इनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई है। तो इसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं जो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, तो देखिए किस तरह से, मान लिया हमारे पास ये कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है। इसको भी थोड़ा और सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। पहले यहीं से देख लीजिए क्या, कि हमारे पास कोई भी इस तरह से एक ट्रायंगल है, इस तरह से, ठीक है। अगर क्या है, इसकी जो एक जो साइड है ये ओ ए, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है किसी भी वेक्टर पी को, और इसका जो हेड है वो इस तरह से है, ठीक है। और जो दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, ए बी नाम का वेक्टर है, और इसके अलोंग कौन सा वेक्टर है, क्यू वेक्टर है। ये बात तो यहां तक समझ में आ गई। और इसका जो हेड है वो कहां है, इस तरफ है। अब अगर बात करते हैं ओ ए और ओ बी, यहां से देखिए क्या है, एक सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया था इसका जो हेड है और जो इसका हेड है वो एक सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर इसको इस तरह से आगे बढ़ा दें, तो यहां पर इन दोनों के बीच में कितना एंगल एक्सटेंड हो रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना है, एंगल थीटा। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई है, ठीक है।
अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल लॉ हमें क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ बोलता है कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं किसी भी एक सेम पार्टिकल के ऊपर, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा, किसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा, वो डिफाइन किया जाएगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल के द्वारा। तो यही कहा गया है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द वन ऑर्डर, the resultant vector is represented in terms of magnitude as well as the direction by the third side of the triangle taken in the opposite direction। तो यही बात हमने अभी क्लियर की थी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो यहां से क्या किया गया है, जो ओ ए है इसके अलोंग क्या है, एक वेक्टर है पी, और ऐसे ही ए बी के अलोंग एक वेक्टर क्या लिया गया है, क्यू लिया गया है। कैसे, एक ये वेक्टर लिया गया है पी वेक्टर, किसके अलोंग है, ओ ए के अलोंग है। उसके बाद यहां पर एक कोई भी दूसरा वेक्टर लिया गया है क्यू वेक्टर, और ये किसके अलोंग है, ए बी के अलोंग है। ये बात तो हमें यहां से क्लियर होगी। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल के द्वारा दिया जाएगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए इसका हेड भी किस तरफ होगा, उस तरफ होगा। तो ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसको मैं आर वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं। अब अगर ये कितना एंगल डोनेट करते हैं, एंगल थीटा, तो ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए क्या है, पी वेक्टर अलोंग किसके है, ओ ए के, और जो क्यू वेक्टर किसके अलोंग है, ए बी के है, इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर कितना दे रहे हैं, आर वेक्टर दे रहे हैं। यहां तक ये बात हमें क्लियर हो गई है। और जो पी और क्यू है ये क्या है, सेम डायरेक्शन में, ये भी बात ऑलरेडी मेंशन की गई है। अब कैसे है, किस हिसाब से कह सकते हैं सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि जो पी वेक्टर का जो हेड है ये किसको टच कर रहा है, टेल ऑफ द क्यू वेक्टर को। ठीक है, और अगर बात करें आर वेक्टर क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसके, पी और क्यू वेक्टर से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई है। अब उसके बाद अगर हम बात करें ज्यादा चीजें ना पढ़ते हुए, हमने यहां से क्या किया, इस साइड को आगे एक्सटेंड किया इस तरह से, और इसको इस तरह से एक्सटेंड किया कि जो बी से वो क्या बन जाए, परपेंडिकुलर बन जाए किसके ऊपर, एसी के ऊपर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता होती है इस तरह के केसेस को स्टडी करने के लिए। जब हम क्या करेंगे, इसको हमने एक्सटेंड किया, किसको, ओ ए को, कहां तक, सी पॉइंट तक, किस तरह से, ताकि जो बी सी है वो क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए किसके, ओ सी के। किस तरह, कहां तक एक्सटेंड किया, ओ को एक्सटेंड किया सी पॉइंट तक, कि ताकि क्या बन जाए, जो ओ सी है वो परपेंडिकुलर हो जाए बी सी के। ये बात यहां तक क्लियर हो गई है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो यही बात देखिए, यहां तक इस तरह से हमने एक्सटेंड किया ताकि हमारे पास ये ट्रायंगल आ गई ए बी सी, जो राइट एंगल किस पे, सी पर क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम यहां पर क्या यूज कर लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं। जो ए बी के अलोंग हमारा कौन सा है, वेक्टर, क्यू वेक्टर है, क्योंकि देखो ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिया है। अगर आप ट्रायंगल ए बी सी को देखोगे तो ये जो क्या है, ये क्या है, क्यू वेक्टर है। अब देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल क्या है, थीटा, तो क्या होगा। पहले अगर हम बात कर लें किसकी, कोस थीटा की। कोस का हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले के अकॉर्डिंग, कि जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये है हमारा ए सी। तो देखो ए सी क्या है, ए सी हमारा है बेस। और अगर बात करें हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ऐसे ही अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, ये क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर बात करते हैं हाइपोटेन्यूज की, तो जो क्यू है वो क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज। ये बात क्लियर होगी। तो जब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू कोस थीटा आ जाएगी। और ऐसे ही जब इसमें से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरह से, तो बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू साइन थीटा आ जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहां पर इनको मेंशन कर दिया है, क्यू कोस थीटा और क्यू साइन थीटा। तो अब मैं यहां पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं क्यू कोस
थीटा, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, क्यू साइन थीटा। इसमें तो कोई भी इश्यू होना ही नहीं चाहिए। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो देखिए तो इसी को जब मैं टर्म को यहां पर यूज करूंगा तो देखिए यहां पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास है ओ बी। तो ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास बी सी का स्क्वायर, और हमारे पास बेस क्या है यहां पर ओ सी का स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अगर बात करें ओ बी मेजरमेंट की, तो ओ बी हमारे पास कितनी है, ओ बी हमारे पास वेक्टर है आर, तो आर वेक्टर का स्क्वायर लिखा जा सकता है इक्वल टू बी सी। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, और इसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, वो थी हमारे पास क्यू साइन थीटा थी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ सी। ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए प्लस ए सी। तो और ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी क्यू कोस थीटा। तो इस वैल्यू को जब मैं यहां पर प्लेस करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आगे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम किससे ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस आ जाएगा यहां से 2p क्यू कोस थीटा। ये बात यहां तक क्लियर होगी जी, बिल्कुल। अब देखिए यहां से क्या आ जाता है, आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल आ जाए। अब देखो यहां से ये क्या है, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं जनरली क्या लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या लिख लूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये टर्म अब लिख लेते हैं पी वेक्टर का स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा यहां से 2p क्यू कोस थीटा। ये बात यहां तक क्लियर होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट यहां पर कंटिन्यू करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब अगर बात करें तो इसकी जगह आ जाएगा 1। तो यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। ये बात यहां तक समझ में आ गई। जब हम यहां से दोनों तरफ रूट लेंगे, जब इसका रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या, पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2p क्यू और कोस थीटा। तो जो ये जो आंसर आएगा हमारा, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आंसर आ गया। अब इसको अगर आगे देखें तो देखिए क्या किया गया, पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज किया गया है। ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। जब ओ बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ए सी लिख सकते हैं ना, ओ सी की जगह जो भी मैंने बताया। तो ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। तो अब ओ ए क्या था, पी वेक्टर पी था। अगर बात करें क्यू, क्यू क्या था, वेक्टर क्यू था, और कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ये भी क्या था, वेक्टर था, आर भी क्या था, वेक्टर था। तो फिर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये क्या आ गया, 2p क्यू
कोस थीटा प्लस का क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या किया, यहां से ये और ये जो टर्म है यहां से हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये तो आ जाएगा एज इट इज, और ये इसके जगह हमने क्या लिख दिया, कॉमन आउट लेकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें ये पता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसी को हम इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जब दोनों तरफ क्या करेंगे, जब दोनों तरफ रूट लेने का काम करेंगे इस तरह से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ओ, मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा का।